वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस मंच पर। तो हम लोग जो थे वो डाइलेक्ट्रिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम्स। देखो बेटा, ध्यान से समझना। अभी तक जो मैंने बात की थी वो मैंने बात की थी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में और करंट के बारे में। मतलब हमको ये पता लगा था कि जब हम एक बैटरी को लगा देते हैं ना, जब एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं किसी एलिमेंट से, और अगर मान लो वो एलिमेंट आपका कंडक्टर है तो वो उसमें करंट को फ्लो कराना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मान लो वो इंसुलेटर हो तो क्या वो करंट को फ्लो कराएगा? उसके पास में क्या कंडीशंस रहेगी कि उसके करंट का बिहेवियर उसके हिसाब से कैसा रहेगा? तो इन सब चीजों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बड़ा ही जबरदस्त तरीके से आज आपको बहुत सारी नई नई बातें पता चलेगी, बस अच्छे से समझना। ओके, डाई इलेक्ट्रिक इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड समझना। देखो, मान लो मैंने बोला मेरे पास यहां पे ये एक कंडक्टर है, ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पे क्या है? कंडक्टर है। ओके, दैट्स माय कंडक्टर। अब ये एक स्लैब है, मान लो लोहे का एक टुकड़ा है, ऐसा समझ लो कि ये एक पूरा का पूरा एक क्या है? लोहे का टुकड़ा है। अब इस लोहे के टुकड़े को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ई ऑफ एक्सटर्नल। ओके, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रख दिया। अब मान लो ये मेरा क्या है? कंडक्टर है सर। कौन है बेटा? कंडक्टर है। चूंकि हम जानते हैं कि एक कंडक्टर के पास में फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा समझ लो कि अगर कोई कंडक्टर का एटम ये है ना, तो कंडक्टर के एटम के चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर आप लोगों ने कभी वर्ड सुना हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। क्लाउड का मतलब समझते हो ना? बादल। जैसे जब बारिश होती है तो धरती पे बादल छा जाते हैं ना, ऐसे आपके एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या रहता है? क्लाउड रहता है, फ्री चारों तरफ घूमते रहता है। सही है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा क्या होगा? सोचो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही हम जानते हैं कि यह है हमारा कंडक्टर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, चूंकि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स माई F इक्वल्स टू QE के बराबर होता है। इसमें तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल होता है। अब क्या होगा? सोचो, अगर मान लो आपके पास में कोई एटम ऐसा है कि यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। इनके बीच में बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मामूली बाउंडेशन है। तो जैसे ही फोर्स लगेगा, देखो जब तक फोर्स नहीं था, जब तक तो न्यूक्लियस बीच में है, चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब ये सिमेट्रिकल कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही फोर्स लगेगा ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और प्रोटॉन के ऊपर या पॉजिटिव की तरफ फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। यही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इनके इलेक्ट्रॉन किधर पहुंच जाएंगे? यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बताओ पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इधर। और जो न्यूक्लियस होगा, अब न्यूक्लियस के पास में कौन सा चार्ज होता है? दो होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। अब न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं है, प्रोटॉन, दैट्स माय पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो आ जाएगा उसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, और वो पूरा का पूरा इस प्लेट पे आके बैठ जाएगा। क्लियर है ना? ऐसा समझ लो एक गांव है, ठीक है। अब एक गांव में सारे के सारे जो लोग बाग है ना, वो हट्टे कट्टे नौजवान बॉयज रहते हैं वहां पे। ऐसा समझ लो 25 साल के लड़के हैं, है ना। अब बाहर से किन्हीं लोगों ने उस गांव के ऊपर किया अटैक। मान लो 30 लोग आए गांव को डिस्ट्रॉय करने के लिए, गांव में दंगा मचाने के लिए। क्या करना पड़ेगा? अगर गांव के अच्छे खासे पहलवान 30 लड़के हैं तो वो इन 30 से भिड़ सकते हैं कि नहीं भिड़ सकते हैं? बिल्कुल भिड़ सकते हैं। मान लो गांव में 100-200 लोग बाग है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी 30 आए हैं, तो उनको संभालने के लिए तो 30 ही बहुत है।
मान लो कल को 50 आ जाए तो गांव में 50 भी है, 50 लड़ना शुरू कर देंगे। मान लो 100 आ जाए तो उनको रोकने के लिए गांव में से 100 बंदे लड़ेंगे। लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सबके सब कौन बैठे हैं, फ्री है, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, निठल्ले हैं, अट्टे कट्टे पहलवान, समझ रहे हो। तो ऐसी ही कुछ कहानी है। क्या कहानी है, सोचो। इस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर है बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ज्यादा। अब आपने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आगे एक तरफ, प्रोटॉन्स पहुंच गए एक तरफ। अब कितने इलेक्ट्रॉन इस सिरे पे आके बैठेंगे और कितने प्रोटॉन इस सिरे पे जाके बैठेंगे, ये डिपेंड करेगा कि इनके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना ज्यादा है। अब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन दीवारों पे आके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। सही है, अरे बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब बताओ, क्या इस स्लैब के अंदर, क्या इस टुकड़े के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा क्या? सर पॉजिटिव जाके बैठ गया यहां पे, नेगेटिव जाके बैठ गया यहां पे, तो ये तो स्टैटिक बन गए। और स्टैटिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, बिल्कुल आता है। और डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये हो गया आपका इनसाइड दी कंडक्टर। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। समझ रहे हो ना, बिल्कुल। कहानी क्या है, जितनों ने अटैक किया उतने ही लोगों ने उसका क्या किया, अपोजिशन किया, और उनके अटैक को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसी ही कहानी यहां है, कंडक्टर में सबके सब फ्री बैठे हैं, तो जितना आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे ना, उस फील्ड के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज इधर बैठेगा, पॉजिटिव इधर बैठेगा, और इसके इफेक्ट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब समझना, इट मींस E ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू E ऑफ इंटरनल। समझ में आई कहानी? मतलब क्या होगा, अब ये इंटरनल अंदर वाला नहीं है, थोड़ा सा इसको इंटरनल बोलूं मैं, या एक काम करो इसको मैं E ही बोल देता हूं, ठीक है ना। ओके, तो E ऑफ एक्सटर्नल जो होगा वो इसके अंदर डेवलप होने वाला, या कंडक्टर E ऑफ C बोल देता हूं मैं इसको, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर जो फील्ड डेवलप हो रहा होगा उसके कैसा रहेगा, ये बराबर रहेगा। अब किसकी वजह से आया, देखो इनकी वजह से आया, इनकी वजह से आया कि नहीं आया। अब एक फोर्स लगा इधर, एक फोर्स लगा इधर, हो गया। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के कैसा है, इक्वल है। तो रिजल्टेंट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो एक्सटर्नल माइनस कंडक्टर का होगा कि नहीं होगा? कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा? परफेक्ट है, कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इस पॉजिटिव और नेगेटिव स्लैब ने तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है अपोजिट डायरेक्शन में कि इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया? मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर भी कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, रीजन समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल आया होगा ना, रीजन समझ में आया होगा। और कुछ बातें सुनो, देखो मतलब कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज ड्यू टू दिस फिनोमेना। और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, कार वाला एग्जांपल आपको याद है कि बिजली कड़कती है, थंडर गिरती है, तो उसकी वजह से कार में बैठे इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जितना भी चार्ज आता है वो कार के सरफेस पे फैल जाता है, अंदर बैठे इंसान पे नहीं जाता है, क्योंकि कार होता है मेटल, और मेटल क्या होता है बेटा, कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। परफेक्ट है ना। अब और चीजों को समझिए, अगर मान लो ये ऐसा नहीं दिख रहा आपको कि एक लंबा सा वायर है, या मान लो एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, या ऐसा समझ लो ये भी इधर ऐसा ये कोई प्लेट है या वायर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बैठा है, सही है ना। अब जैसे मान लो कोई प्लेट होती है, अब मान लो इसके ऊपर पूरी के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज फैला है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पढ़ाया था हमने, इधर होती है सर, इधर होती है। क्या ऊपर होती है, क्या नहीं होती है, क्या नीचे होती है, क्या नहीं होती है, होता है, नहीं होता। तो ये बात और ध्यान रखनी है आपको कि एक कंडक्टर का जो स्लैब होता है उसके सरफेस पे जाके चार्ज बैठ जाता है दाएं बाएं, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से तो यूं बाहर की तरफ, ठीक है, मतलब यूं अंदर और यूं बाहर। तो मतलब हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है
वो इसके कैसा रहता है, परपेंडिकुलर होता है। और अगर ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पे बात करो तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि ऊपर नीचे तो जाएगा ही नहीं ना बेटा, इस पे तो 0 रहने वाला है। परफेक्ट है। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। क्या कोई फ्लक्स जाएगा, क्या अरे ई डॉट डी एस नहीं होगा, क्योंकि ई और डी एस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाना है। परफेक्ट है। अब आगे चल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो, तो ये एक कंडक्टर की कहानी। मेरा पर्पज आपको कंडक्टर पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पज है आपको डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर पढ़ाना। लेकिन इससे पहले आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि आप दोनों में कंपेयर भी कर सको साथ के साथ में, ठीक है ना। तो कंडक्टर का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है, अगर पूछेंगे तो आप लोग डेफिनेटली तरीके से बता पाओगे। अब कहानी आती है डाई इलेक्ट्रिक की। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब समझते हो ना, डाई इलेक्ट्रिक को बोला जाता है इंसुलेटर को। किसको बोलते हैं, इंसुलेटर को। अब समझना ध्यान से, ठीक है, ओके। देखो, इंसुलेटर वो एलिमेंट होते हैं या वो मटेरियल होते हैं जिनके पास में फ्री चार्ज कैरियर नहीं पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने कोई इंसुलेटर देखा, तो भाई जैसे ये मान लो ये एक डस्टर है, तो ये डस्टर जो बना हुआ है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, है या नहीं है। बहुत सारे एटम्स का आप जानते हो ना, परमाणु को जोड़ के अणु बनता है और अणुओं को जोड़ के यौगिक बनता है, बचपन में पढ़ते थे, सही है। तो बहुत सारे इसके अंदर क्या है, एटम्स हैं, और सारे एटम्स ने जुड़ जुड़ के पूरे डस्टर को क्या किया है, बनाया है। अब मान लो अगर कोई एक इंसुलेटर वाला मटेरियल है, मान लो मैंने बोला कि ये एक पूरा का पूरा ये एक स्लैब है, और ये स्लैब जो है ये पूरा का पूरा क्या है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। मान लो प्लास्टिक है, कुछ भी है, क्या है, ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब इस इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर भी क्या होने वाले हैं, एटम्स होने वाले हैं। परफेक्ट है। अब समझना, एक इंसुलेटर के एटम्स जो होते हैं, अब कंडक्टर के एटम्स तो हमें पता है कि उसके चारों तरफ फ्री चार्ज कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्लाउड बना के रखते हैं। लेकिन इंसुलेटर के साथ क्या होता है, समझना कि इंसुलेटर में ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स होता है, वो फोर्स बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, बहुत ज्यादा फोर्स होता है। तो बहुत ज्यादा फोर्स होने की वजह से ये इसको जबरदस्त तरीके से दोनों एक दूसरे को बांधे हुए रखते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस जो है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास से निकल के दूर नहीं जाने देता है। मतलब अगर मैं यहां से इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और अगर इतनी एनर्जी मैंने मटेरियल को दी तो हो सकता है कि मटेरियल ही पिघल जाए, मटेरियल ही गर्म होकर पिघल जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ से नहीं टूटेगा। ये खास बात होती है एक इंसुलेटर की। इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली इंसुलेटर करंट को फ्लो नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है, क्योंकि आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, आप इसके ऊपर वोल्टेज लगाओ, उसकी वजह से जो अप्लाइड होने वाला फोर्स होगा वो फोर्स कभी भी इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, और अगर वो नहीं तोड़ पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी निकल के बाहर नहीं जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ना, सही है। अब और चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए। अब देखो कहानी ऐसी है, कहानी यूं है सर कि यहां पे आपका ये पूरा का पूरा ये जो आपका एटम है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो मेरा एटम है, इस एटम में मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां सेंटर पे मेरा न्यूक्लियस बैठा हुआ है और चारों तरफ इस तरीके से फैले हुए इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, और न्यूक्लियस के पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब सोचो, जब ये अकेला एटम रखा हुआ है, कौन सा एटम है, ये इंसुलेटर वाला है, जब ये अकेला रखा हुआ है तो अगर मैंने बोला कि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, तो सर ओवरऑल चार्ज तो है 0। चार्ज फैला हुआ कैसे है, सोचो, ये पॉजिटिव और पूरे यूनिफॉर्म तरीके से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, क्या यूनिफॉर्म है, बिल्कुल है। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं हम इंटरसेनिक मटेरियल, मतलब इनमें कोई मिलावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक अकेला एक एटम है, एक अकेला एटम है सिर्फ और सिर्फ, क्लियर है। और इसमें चारों तरफ इस तरीके से, जैसे मान लो ऑक्सीजन है आपकी, है ना, ऑक्सीजन है, जैसे O2 हो गया। अब O2 में चारों तरफ O सारे O रहने वाले, इंटरसेनिक है या नहीं है, कोई दूसरा, भाई एक होते हैं इंटरसेनिक, है ना, और एक होते हैं आपके डोप्ड कंडक्टर। डोप का मतलब होता है कि एक टाइप में किसी दूसरे को लाके आपने मिला दिया, जैसे HCl हो गया, ठीक है ना, तो दो का मिक्स है।
हाइड्रोजन भी है और इसमें कौन है, क्लोरीन भी है। ये दोनों आपके एग्जाम्पल भी है इंसुलेटर के, ठीक है ना। तो अगर मान लो जैसे मैंने ऑक्सीजन की बात की तो ये इंटरसैनिक मटेरियल है, और इसके बात की तो ये एक्ससैनिक मटेरियल है। ये बोल सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन में क्लोरीन को दोनों को मिलाया गया है, मतलब डोपिंग करके काम किया गया है। परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो, तो जब ये इस तरीके से होगा तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि सर इसका बिहेवियर एकदम यूनिफॉर्म तरीके से सेट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, मान लो यहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को ले आया, ये एक एलिमेंट लेके आया हूं, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ है, भरा पड़ा है। ऐसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था, वही काम करने वाला हूं मैं यहां पे। समझो वैसे एक बार, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पे लेके आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो जो ये इस तरीके से शेप में था, ये आगे जाके कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बताओ। इसका न्यूक्लियस खींच के इधर आ जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स खींच के इधर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? लेकिन क्या इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से अलग कर पाएगा क्या? नहीं, अलग नहीं कर पाएगा। अलग क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज ये इंसुलेटर वाले आपके कौन से हैं, एटम्स है, और इनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड बहुत जबरदस्त है, तो इसको तोड़ना आसान नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि अगर कोई आया, अगर कोई चार्ज पार्टिकल आया, अब देखो इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बिल्कुल सही है ना। एक्चुअल में ऐसी शेप किसकी वजह से हो रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रही है ना बेटा। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूं बाहर की तरफ होगा। तो ये इस तरीके से, मतलब ऐसा समझ लो कि इसमें इस तरीके से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। कहानी क्या बनेगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ओके ये थोड़ा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाके बैठ जाएंगे, और जो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो प्रोटॉन्स आपके इधर हो जाएंगे। क्या पहले कोई डाइपोल था क्या? नहीं। क्या अब ये डाइपोल बन चुका है क्या? बिल्कुल बन चुका है। तो मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब एक इंसुलेटर के एटम्स को जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं, या जब उनके पास में कोई चार्ज कैरियर लाता हूं, तो उसकी वजह से आपके एटम का जो शेप होता है वो थोड़ा डाइपोल की तरह बदल जाता है, और जो यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था वो अब क्या बन जाता है, डाइपोल बन जाता है। क्या बन जाएगा? डाइपोल बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें, बिल्कुल क्लियर है ना। और मैंने डाइपोल के बारे में आपको काफी चीजें बताई है। क्या बताया? अगर मैं इसके डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो आप बोल सकते हो कि अगर ये डिस्टेंस d है, अगर चार्ज आपका q है, तो आप p को भी डिफाइन कर सकते हो, एंड दैट इज योर q इंटू डी, एंड दैट इज कॉल्ड योर डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और डायरेक्शन इट्स ऑलवेज फ्रॉम योर नेगेटिव टू पॉजिटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, परफेक्ट एकदम। लेकिन अभी इसको मत समझो, अभी सिर्फ इतना समझो, परफेक्ट है। अब देखो जरा ध्यान से, सर कहानी कुछ ऐसी ही होगी। सोचो ये पूरा का पूरा इंसुलेटर था, इसके ऊपर बेटा मैंने अप्लाइड कर दिया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलेगा? क्या होगा, इसके अंदर, सबके अंदर ना एटम्स भरे पड़े थे। वो एटम पहले ऐसे होंगे, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा वो एटम ऐसे होंगे। अब वो एटम ऐसे होंगे, मान लो ये ऑक्सीजन का एग्जांपल है, मान लो ये हाइड्रोजन का एग्जांपल, इंटरसेनिक मटेरियल है, ठीक है ना। वो एटम्स थे ऐसे। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, क्या होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपने लगाया था ऐसे, हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में ये चले गए थे इधर, और इन्होंने क्या बना लिया था, डाइपोल बना लिया था। तो जो नॉर्मल थे, मान लो पहले, जब तक एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा, जब तक इनका बिहेवियर ऐसा रहेगा। समझना, ये मैंने एटम्स बना दिए, बिल्कुल गोल गोल है, ऐसे मेरे एटम्स रहेंगे। सेंटर पे पॉजिटिव, और चारों तरफ कौन फैले हुए रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए रहेंगे। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करूंगा, यहां एक्सटर्नल फील्ड कितना है, 0 है। अब अगर मान लो मैंने अप्लाई कर दिया, ओके, इफ माई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है बेटा, डायरेक्शन लिए मैंने ये वाली, क्या होगा, तो डाइपोल प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल डाइपोल बन जाएंगे। जो नॉर्मल होगा वो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो देखो इसका शेप कुछ यूं बन जाएगा, इसका शेप
कुछ यूं बन जाएगा, परफेक्ट है, कुछ ऐसा, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, अंडाकार, नहीं, ओके, अंडा नहीं होता क्या ऐसा, ठीक है, तो इट जस्ट लुकिंग लाइक दिस, ओके, ये इस तरीके से बन जाएगा। बताओ, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेंगे इधर, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, 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 तो इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज रहेगा इधर, सही है ना, ओके, और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे इधर, यहां पे आएंगे और इसके पॉजिटिव पहुंच जाएंगे इधर। समझ में आई कहानी? बिल्कुल क्लियर है भाई, इतना तो क्लियर है ना कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने पे इसकी कहानी कुछ ऐसी हो जाने वाली है। ये कब की कहानी थी? ये जब की कहानी है जब यहां पे ये इंटरसेनिक है, मतलब एक ही जैसे एलिमेंट यहां पे पाए जाते हैं, तो आपका एटम का बिहेवियर, एटम क्या बना लेता है? डाइपोल बना लेता है। क्या बना लेता है? डाइपोल बना लेता है। लेकिन अगर मान लो एटम इंटरसेनिक नहीं होता, मैं हर तरीके से बताता हुआ चलूंगा, बस ध्यान से समझते हुए चलो। अगर एटम इंटरसेनिक नहीं होता, कैसा होता? सर मान लो मेरे पास HCl है, तो क्या HCl जो होता है क्या वो इंसुलेटर नहीं है क्या? क्या NaCl नमक इंसुलेटर नहीं है क्या? बिल्कुल है। अगर है तो HCl का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होता है वो तो पहले से कैसा है भाई, जानते हो ना आप कि क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन की तरफ आके बैठे रहते हैं, होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी एक कैसा है? पोलर स्ट्रक्चर है। मान लो मैंने बात की H2O की, पानी की, तो ऑक्सीजन यहां होता है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, ये तो पहले से पोलर है कि नहीं है? तो अगर मान लो कोई एलिमेंट ऐसा हो, इंसुलेटर ऐसा हो जिसके एटम पहले से कैसे हो? पोलर फॉर्म में हो, तो फिर क्या होगा? तो सोचो कि जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो क्या इनके ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं सर, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही लगता है। मतलब एटम्स पोलर तो है, लेकिन कैसे होंगे वो? कैसे होंगे? इधर इधर होंगे, कोई किधर ओरिएंटेड होगा, कोई किधर होगा, कोई कैसे होगा, कोई कैसे होगा, कोई कैसे होगा, समझ रहे हो? नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे भी। क्लियर है? वो किसी भी तरीके से क्या रहे होंगे? ओरिएंटेड रहे होंगे, जब तक उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा, और जैसे ही अप्लाई होगा उनका शेप भी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये वो वाले एलिमेंट के लिए जो नॉन पोलर थे, जो इंटरसेनिक थे, ठीक है, ये वो वाले एलिमेंट या इंसुलेटर जो पहले से क्या थे? पोलर थे, उनके लिए बिहेवियर कुछ ऐसा बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे चल सकता हूं? बिल्कुल थम्स अप है। ओके, सुनो जरा ध्यान से, अब देखना। मान लो छोटा सा ही एग्जांपल लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे 12 एटम्स है, समझ लो, है ना? और ऐसा लेसन एग्जांपल ले लो कि एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, ऐसा समझ लो, मान लो, ठीक है? तो 12 एटम हो गए, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 प्रोटॉन्स हो गए, सही बात है, परफेक्ट है। लेकिन जब इन्होंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, यहां पे कितना आया? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन इधर आए, और इस प्लेट में कितने पहुंचे? सिर्फ 6 प्रोटॉन पहुंचे। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? अगर ये कंडक्टर होता तो क्या होता? सर यहां 12 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते, 12 प्रोटॉन उधर पहुंच जाते। होता या नहीं होता? बिल्कुल होता। क्यों? क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन फ्री था, थोड़ा सा फोर्स लगते ही मूव करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे डाइपोल तो बना लेगा, लेकिन ये इस प्रोटॉन को छोड़ के नहीं जाएगा। जन्म जन्म का साथ है भाई इनका। क्लियर है कि कुछ भी हो जाए साथ ना छोड़ेंगे, बस कुछ ऐसा ही सीन है। बॉन्ड बड़ा जबरदस्त है। अब देखो होगा क्या सर, अगर मैं ओवरऑल देखूं ना, तो आप जानते हो कि जब एक डाइपोल होता है इस तरीके से, तो डाइपोल के पास में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि वो कितना डाइपोल बना रहा है या उसके पास में कितनी स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो? अब ये इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करोगे ये इसको उतना ही खींचेगा। अब ये जितना खींचेगा उतनी इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, और वो कितना खींचेगा वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। क्लियर है? तो एक्चुअली डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि कोई डाइपोल अगर है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल है।
भाई एक तो मान लो इंटरसेनिक हुआ जिसके चारों तरफ बराबर तरीके से फैला हुआ है, एक आपने उसको खींचा, थोड़ा खींचा, एक और ज्यादा खींचा, एक और ज्यादा खींचा, तो जितना ज्यादा खींचोगे डिस्टेंस उतनी बढ़ेगी, मतलब डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। मतलब अगर मैं इसके लिए डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी और वो चार्ज और डिस्टेंस के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा ना। परफेक्ट है। अब सोचो अगर मैं बोला कि यह अगर ऐसा हुआ तो देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों तो प्लेट के ऊपर पहुंचे ही नहीं और बराबर बराबर है, तो एक दूसरे ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है बेचारों ने। अब बचा क्या, यहां पे रह गया नेगेटिव, यहां पे रह गया पॉजिटिव। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये अपने अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सर इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, डायरेक्शन किधर रहेगी, इधर से इधर रहेगी। किसके अंदर है ये आपके डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहाँ एटम्स ही बहुत छोटे से एक है, यहां पे जो सरफेस पे जो चार्ज आया है ना इधर और इधर, वो चार्ज ही थोड़ा सा आया है, समझ रहे हो? बाकी एटम तो बीच में ही रह गए, जो पॉजिटिव नेगेटिव वो कैंसिल आउट करने में रह गए कि नहीं रह गए? बिल्कुल रह गए। मतलब जब, अब ध्यान से सुनना, जब एक इंसुलेटर के ऊपर हम जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं वो मिलके एक डाइपोल बना लेते हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल। चूंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्ड होता है एक इंसुलेटर के लिए वो बहुत जबरदस्त होता है, बहुत हाईली बॉन्ड होता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से वो बॉन्ड ब्रेकआउट नहीं हो पाते हैं। तो उस वजह से इंटरसेनिक जो आपके होते हैं, सॉरी आपके जो डाइइलेक्ट्रिक होते हैं, उनके सरफेस पे आने वाला चार्ज जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो उस वजह से अंदर की तरफ एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से अप्लाइड होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा कम होता है। किससे कम होता है? एक्सटर्नल फील्ड से कम होता है। परफेक्ट है ना? बिल्कुल। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं सर कि E ऑफ एक्सटर्नल इज हायर देन योर E ऑफ D। समझ रहे हो? इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर बिजली कड़की तो आपका मकान गिर सकता है, मकान ब्लास्ट हो सकता है, लकड़ी में आग लग सकती है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के साथ कहानी कुछ ऐसी है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करेगा? क्या नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि E ऑफ एक्सटर्नल प्लस E ऑफ D, अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मुझे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। और अगर मैं अच्छे से देखूं तो मुझे पता लग रहा है कि एक इधर है दूसरा इधर है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो इट्स योर E ऑफ एक्सटर्नल माइनस E ऑफ D। आप ऐसा भी इसे लिख सकते हो, चलेगा? सही है। तो आपको पता लग रहा है कि ये इसमें से इसने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब नए नए टर्म सामने आएंगे, ये बेसिक हो गया एक तरीके से, बस समझते हुए चलना अच्छे से तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। परेशान हुए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, अब देखो समझना ध्यान से, देखो क्या कहानी बन रही है सर। देखो ये आपका अंदर की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब समझना कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? पोलराइजेशन हो रहा है। अब पहली बात तो पोलराइजेशन होता क्या है? पोलर बनाना, डाइपोल बनाना। पोलर बोलो या डाइपोल बोलो, पोलर और नॉन पोलर का मतलब समझते हो ना? पोलर वो होते हैं जिसके एक सिरे पे पॉजिटिव दूसरे सिरे पे नेगेटिव हो, जस्ट लाइक डाइपोल। सही है। तो जितना ज्यादा डाइपोल होगा उतना ही ज्यादा मतलब उसका क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। मतलब पोलराइजेशन को आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इट्स इक्विवेलेंट टू योर P वेक्टर, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट। तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा एटम का पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा होने वाला है। समझ में आया? क्लियर है? अब सुनना, देखो तो सर अगर मैं बात करता हूं किसकी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E ऑफ नेट। अब देखो जरा, मान लो ये आपका एक डाइपोल मोमेंट है ना, ये आपका यहां पे एक तरीके से ये एक आपका डाइपोल है ना। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा E ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है ना, तो यहां पे डाइपोल बना, बिल्कुल बना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव आया इधर, पॉजिटिव आया इधर, तो उसकी वजह से आया आपका P। परफेक्ट है। और P जो होता है वो भी होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। सही है। तो आपका P और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन दोनों के बीच में मैं रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करूं कि दोनों का बिहेवियर कैसा होता है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि P और ये, पहली बात तो दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी बात, अंदर जो फील्ड डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इधर वाला। देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा इधर, लेकिन अंदर वाला डाइपोल की वजह से तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहेगा, तो इस डायरेक्शन में रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो सर अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इधर, और P और इस इनसाइड डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन रहेगा? तो मैं बोल सकता हूं P जो होता है वो एक्चुअल में होता है आपका इट्स E अपॉन एप्सिलॉन नोड। जानते हो ना अच्छे से? बिल्कुल जानते हो। क्या होता है सर? ये एक्चुअल में होता है एप्सिलॉन नोड E के बराबर। अब ये E कौन सा है? ये E है इस डाइपोल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आपने लिखा है E ऑफ D। समझने की कोशिश करना, मैं फॉर्मूले डेवलप करूंगा यहां से, ठीक है ना? देखो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के साथ इसका क्या रिलेशन है वो भी बताऊंगा अभी, बस देखते हुए चलो। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने बाहर अप्लाई कर रखा है, ठीक है? इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E ऑफ D। ये E ऑफ D किसकी वजह से आया? डाइपोल की वजह से आया। किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव हो गया एक तरफ, नेगेटिव हो गया एक तरफ। अब डाइपोल का क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना? और ये डाइपोल मोमेंट जो होता है ये आपका होता है इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन नॉट E के बराबर। यहां पे आप एक चीज को और समझ सकते हो, एक चीज को और बोल सकते हो। अभी आप लोगों को ये क्लियर हुआ, ठीक है ना? एक वर्ड और लेके आऊंगा मैं यहां पे, ये क्लियर हो गया पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है, सही है ना? अब समझना, यहां पे अगर मैंने बात किया तो इट्स ओवर, एक डाइपोल हो गया, परफेक्ट है ना? तो इस डाइपोल की वजह से ये आया है। अब देखो इसका अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है। तो मतलब यहां पे आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के कैसा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो जरा ध्यान से, क्या ऐसा कर सकता हूं मैं? बिल्कुल डेफिनेट तरीके से कर सकते हैं ऐसा हम। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। ओके, तो ये हो गया आपका P, इसका बिहेवियर है कुछ ऐसा। अब अगेन फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो अगर सर मैंने E ऑफ D की बात की है तो E ऑफ D आई कैन राइट इट्स P डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट विद ओवर नेगेटिव साइन। यहां पे जो P दिखा रहा है वो एक्चुअल में डाइपोल का मोमेंट है कि कितना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव खिंच के एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहा है। सही है, वो आपका डाइपोल मोमेंट को दिखा रहा है। यहां पे आप इसको इक्विवेलेंट टू पोलराइजेशन भी बोल सकते हो कि पोलराइज्ड वो कितना हो रहा है। चलो आगे, एप्सिलॉन नोड क्या है? सर एप्सिलॉन नोड है आपका परमिटिविटी। एप्सिलॉन नोड के बारे में मैं बहुत अच्छे से बात करूंगा, डेफिनेशन वगैरह पूरा डिटेल में इसको मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, ठीक है ना? तो अभी इतना समझ लो कि एप्सिलॉन नोड परमिटिविटी होता है, और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू आप जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है। अभी इसका नंबर आने वाला है थोड़ी देर में, डोंट वरी, इतना होता है। चले आगे, अगर मैंने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, समझोगे मजा आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ एक्सटर्नल हो गया माइनस E ऑफ D। E ऑफ D को क्या मैं ये लिख सकता हूं? P अपॉन एप्सिलॉन नोड। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है, समझना। अगर आप लोगों ने इस नेगेटिव साइन को मैं यहां लगा दूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा? समझो, या तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखो E ऑफ एक्सटर्नल प्लस E ऑफ D, सही है, या तो आप यहां डायरेक्शन को मत लो क्योंकि एक्सटर्नल इधर है, E ऑफ D इधर है, उस वजह से आपने यहां नेगेटिव साइन लगाया था। या तो यहां डायरेक्शन को मत लो या यहां मत लो, एक जगह लो। अगर दोनों जगह लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां भी आप डायरेक्शन ले चुके हो ना अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उस वजह से ये साइन लगा दिया है। और यहां भी अगर डायरेक्शन लेके साइन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। दोनों भाई, दो बार साइन यूज कर लोगे, नेगेटिव नेगेटिव तो गलत आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नहीं आना चाहिए आपका, तो यह आना चाहिए E ऑफ एक्सटर्नल माइनस दिस। अगर यहां साइन ले चुके हो तो यहां मत लो, इसको प्लस कर देना, सही है। अगर यहां ले लिया तो ये वाला मत लिखो, यहां प्लस कर देना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना।
ये हो गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई कहानी? समझ में आई है? ओके, आगे चल सकता हूं? आगे चल सकते हैं? चलें? ओके, अब सुनना ध्यान से, देखो इसको मैं हटाता हूं। ओके, छोटा सा वर्ड है एक, ध्यान से सुनना। क्या हुआ था सर, मेरे पास एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का स्लैब था, मैंने उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा। जैसे ही मैंने उसको रखा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। वो सिस्टम पोलराइज्ड हुआ। पोलराइज्ड हुआ मतलब उसमें डाइपोल बने। ये तो समझ में आ गया, मतलब इंसुलेटर कोई भी होगा उसमें डाइपोल बनेंगे। चलो ये बात भी सही। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई कंडक्टर अगर होता है तो उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करने से वो करंट को फ्लो कराता है, लेकिन क्या कंडक्टर सारे एक जैसे होते हैं क्या? नहीं सर, अलग अलग होते हैं। जैसे एक आपके पास में आयरन है, लोहा है, एक स्टील है, एक सोना है, एक चांदी है, तो हम बोलते हैं ना कि हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो वो अच्छे से करंट को फ्लो कराता है। क्या अगर मैं लोहे को और चांदी को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या लोहा आपका कंडक्टर नहीं है क्या? सर कंडक्टर तो वो भी है, बट इसकी रेजिस्टिविटी चांदी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। ये ज्यादा रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा तो ये कम करंट को फ्लो कराएगा। मतलब है दोनों ही कंडक्टर, तो ये दोनों में जो डिफर आ रहा है वो किस वजह से आ चुका है? अकॉर्डिंग टू दी मटेरियल। मतलब मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल जो होता है वो किस तरह का करंट फ्लो कराएगा, किस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा। मतलब अभी तक हमने ये जो बात की है ये ओवरऑल इंसुलेटर्स के लिए बात की है कि सारे इंसुलेटर्स के साथ में ऐसा तो जरूर होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो अंदर थोड़ा सा आएगा और उसकी वजह से कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा। ये ठीक है, लेकिन आप सोचो अगर आपके मटेरियल अलग अलग है, जैसे एक ऑक्सीजन है, एक NaCl है, ठीक है ना, कुछ भी अलग अलग तरह के आपके, एक लकड़ी है, एक प्लास्टिक है तो सब इंसुलेटर, लेकिन मटेरियल है अलग अलग। तो जब इनको आप एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करोगे, मान लो लकड़ी के ऊपर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, तो उसके अंदर जो डाइपोल बनेंगे, जो पोलराइजेशन होगा वो अलग होगा। अगर प्लास्टिक के ऊपर लगाया तो उसके अंदर भी पोलराइजेशन तो होगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि वो लकड़ी के बराबर हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। सही बात है, नहीं है? तो इसी रिलेशन को डिफाइन करने का एक आपका वर्ड आता है, दैट इज कॉल्ड योर एक्स ऑफ एस, ससेप्टिबिलिटी। सुना होगा। तो मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, पहले इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो ध्यान रखना कि इट्स डिफाइन द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन of a dielectric when a external electric field is applied। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जब अप्लाई किया जाएगा, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर कितना पोलराइजेशन आ जाएगा या उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, दैट रिलेशन विल डिफाइन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। वो आपके किसको दिखाएगा? ससेप्टिबिलिटी को दिखाएगा। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? क्लियर है ना?
मतलब आपने एक एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई किया और उस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से उसके अंदर कितना पोलराइजेशन हो गया, दैट इज डिपेंड योर ससेप्टिबिलिटी। मतलब क्या रिलेशन होता है कि अगर एक एक्सटर्नल फील्ड पे अगर मैंने अप्लाई किया तो कितना पोलराइजेशन हुआ, तो पोलराइजेशन किसकी वजह से, फील्ड की वजह से, किसको दिखाएगा, ससेप्टिबिलिटी को दिखाएगा। एक्स नहीं, ये थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी को दिखाएगा। और किसके इक्वल करना है, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन एप्सिलॉन नोट होता है, एप्सिलॉन नोट ई होता है ना पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इक्वल्स टू पोलराइजेशन है, साथ में एक कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट योर ससेप्टिबिलिटी। समझ में आया? तो ससेप्टिबिलिटी ने क्या किया कि जब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कितना मटेरियल पोलराइज होगा, उसमें कितने जबरदस्त डाइपोल बनेंगे, अंदर कितना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ओके, दैट इज योर ससेप्टिबिलिटी। समझ में आया? अब देखो आप इसको एक कहानी और लिख सकते हो, कैसे, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बाहर से था पूरा ये वाला। अब पी वेक्टर क्या था सर, पी पे था पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन किस पे आया था, इस पे आया था, जिसको अभी अभी मैंने क्या लिखा है, ई डी एप्सिलॉन नोड। अगर मैं इसको एप्सिलॉन नोड ई डी लिख दूं ना, तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, देखो ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नोड ई। अगर इससे इसको कैंसिल आउट कर दो ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि अंदर डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोलराइजेशन की वजह से ही आता था, तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप ये बोल सकते हो कि अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा पोलराइजेशन। इधर से इधर चलो, इधर से इधर चलो, भाई कान को इधर से घुमा के पकड़ू या इधर से पकड़ू, पकड़ में तो कहां नहीं आना है, परफेक्ट है, ओके। तो ई ऑफ डी को आप क्या बोल सकते हो, इट्स योर ससेप्टिबिलिटी, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो समझ में आया ससेप्टिबिलिटी क्या होती है ना? तो ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो डिग्री डिफाइन करती है। अब एक बात समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस ई को मैं इधर भेज दूं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब एक बात तो समझ में आ रही है कि ससेप्टिबिलिटी जो होता है ना, ये एक कांस्टेंट है। मैंने बोला इसकी यूनिट क्या है, बताओ यूनिट क्या है, कोई यूनिट होगी क्या? नो, कोई यूनिट नहीं है इसकी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर भेज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यूनिट आई है क्या इसकी? नहीं, कोई यूनिट इसकी नहीं होती है। तो एक कांस्टेंट होता है और ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर है? अब और डेवलप करूं नया तरीका, देखते हुए चलो, बहुत सारे वर्ड आएंगे यहां पे। अगर मैंने ओवरऑल डिफाइन किया तो ई ऑफ नेट ये रहा, ई इक्वल्स टू ई ऑफ एक्सटर्नल माइनस ये पी को आप ओवरऑल क्या लिख सकते हो, इट्स एक्स ऑफ एस ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नोड, ये नेट फील्ड हो गया ई डिवाइड बाई ये हो गया एप्सिलॉन नोड, इससे ये गया। और सीधी सी बात है, यहां पे ई ऑफ डी था, ई ऑफ डी की जगह आप एक्स ऑफ ई लिख सकते हो। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था एक्सटर्नल, तो अंदर वाला इधर था, अपोजिट डायरेक्शन में था ना, तो विद नेगेटिव साइन भी लिख सकते हो। डोंट वरी, चले बिल्कुल। देखो कितना बन रहा होगा, इट्स ई इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एक्सटर्नल माइनस ससेप्टिबिलिटी, और ये हो गया नेट। इसको उठा के इधर ले आया, कितना बनेगा बताओ? अगर आपने ये ई को कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू योर ई ऑफ एक्सटर्नल। बताओ, यही बनेगी कहानी। देखो जरा ध्यान से, परफेक्ट है ना? और ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? देखो, अगर आप लोगों ने डिफाइन किया कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, दैट इज योर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ एस एंड दैट इज योर ई। अब समझो, if I want to define the relation between the net electric field and external electric field, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि net electric field को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस समथिंग, मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही रहने वाली है, तब जाके मुझे एक्सटर्नल फील्ड मिला है। मीन्स क्या हुआ? मीन्स फॉर डाई इलेक्ट्रिक, ओके, जो लाइन स्टार्टिंग में लिखी थी वही मिली है, फॉर डाई इलेक्ट्रिक E of external is always higher than from your net electric field, या E of external is higher than your E। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है ना? पूरा क्लियर है? That is your 1 plus x of s। डन?
मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका कुछ इस तरह का क्या दिखाएगा, रिलेशन डेवलप करेगा। अब आगे चल सकते हैं हम। ससेप्टिबिलिटी क्लियर हुआ आपका कि एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से किस तरीके से इसमें क्या आ रहा है, पोलराइजेशन आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये अपोजिशन वाला हो गया, देख लो, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, ये पोलराइजेशन हो रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से कितना पोलराइज्ड हुआ है, लेकिन पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपोजिशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, याद है ना भाई, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे के, अपोजिट वाली डायरेक्शन है। मतलब ये पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में अपोजिशन अप्लाई कर रहा है, किसके ऊपर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। परफेक्ट है। अब चल सकता हूं मैं आगे। अब और सुनो इंटरेस्टिंग कहानी, इसको मैं और भी इंटरेस्टिंग बनाता हूं, देखो क्लियर है, अब समझो। अब हमारा वर्ड आता है जो आपका अगला वाला वर्ड है, अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं तो एक्चुअल में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट्स माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स माई इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पूरी जो कहानी आई है ये आई है किसकी वजह से, ड्यू टू योर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि इट्स ई ऑफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के दैट इज योर ई, तो यहां पे ये जो के है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो समझ में आया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज को डिफाइन करेगा, कि जब उसके अंदर अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वो कितना अपोजिशन करेगा उसका, उसकी वजह से वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने अंदर, दैट इज योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्चुअल में सर ये कर रहा है कि इस एक्सटर्नल के और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन बता रहा है। बीच में क्या बता रहा है, रिलेशन। और जो दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताया, जैसे एक राम है एक श्याम है, मैं दोनों के बारे में बात करूं कि राम के कंपेयर में श्याम होशियार है, या श्याम के कंपेयर में राम ये काम करता है, यही तो कर रहा हूं मैं कि इसके कंपेयर में ये छोटा है, इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, यही तो कर रहा हूं। मतलब ये एक्चुअल में के कर क्या रहा है, ये कंपेयर कर रहा है एक्सटर्नल को और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, यही तो काम कर रहा है, मींस इट्स ए कांस्टेंट। और ये कर रहा है कंपेयर, मतलब ये रिलेटिव वाला काम कर रहा है, इसके रिलेटिव में वो, उसके रिलेटिव में वो, और ये एवरीथिंग इज डिफाइंड विद योर 1 + x ऑफ s, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है। सही बात है। एक्चुअल में ये आपका जो ससेप्टिबिलिटी जो होती है 1 + x ऑफ s होती है, ये एक्चुअल में इक्वल होता है एप्सिलॉन ऑफ r के। ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल जब पढ़ेंगे तो वहां भी ये सेम फॉर्मूला में बताऊंगा आपको। ससेप्टिबिलिटी +1 जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर रिलेटिव परमिटिविटी। किसके बराबर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। तो अगर कोई आप लोगों से कभी पूछ ले कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो आप ये भी आंसर दे सकते हो कि मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वही मेरे सिस्टम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। वही हमारे सिस्टम के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। समझ में आई कहानी? बिल्कुल। अब ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है, क्योंकि सर x ऑफ s भी पोलराइजेशन को ही दिखाता था। अब सोचो x ऑफ s की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी, रिलेटिव परमिटिविटी भी, रिलेटिव परमेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हाई होगी कि नहीं होगी, होगी। सही है। अब आप सुनोगे ना आंसर तो चौंक जाओगे। बस अब समझो ध्यान से और समझना। एक्चुअली में आप जानते हो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, कि सर परमेबिलिटी एप्सिलॉन जो होता है वो एक्चुअल में होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब मैं बहुत सारी चीजों को रिलेट करूंगा एक साथ। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। जहां पे ये एप्सिलॉन है, ये किसी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की क्या होती है, परमिटिविटी है। ये किसकी है, एयर की है, जानते हो 8.85 10⁻⁻12। और इस एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर मैं एप्सिलॉन आर लिखूं ना तो इसको मैं ये लिख सकता हूं सर इट्स एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या हुआ, विद कंपेयर टू द एयर द परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि एयर के कंपैरिजन में किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी कितनी होती है, दैट इज डिफाइन योर रिलेटिव परमिटिविटी।
मतलब ये तो समझ में आ गया कि रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी में हम हमारे मटेरियल को हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हवा के साथ, वैक्यूम के साथ। समझ में आया, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, हवा के साथ। अब आप जानते हो हवा भी डाइलेक्ट्रिक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा बेस कौन है यहाँ पे, हवा है। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कंपेयर करता है वो किसको रेफरेंस मान के कंपेयर करता है, हवा को रेफरेंस मान के कंपेयर करता है। अगर वो लकड़ी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देगा, अगर वो पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देगा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर वो हवा को कंपेयर मान के अपनी वैल्यू दे रहा है, बिकॉज इट्स योर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है आपकी, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। अब ये तो समझ में आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी मान लो चलो होती है ना। ससेप्टिबिलिटी, चलो ठीक है, ये भी आ गया। अब नया वर्ड सुनते हैं, बार बार सुन रहे हैं, परमिटिविटी परमिटिविटी परमिटिविटी, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन 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 एप्सिलॉन, बार बार सुन रहे हैं। परमिटिविटी एक्चुअल में होता क्या है, कभी सोचा है? डेफिनेशन, ठीक है, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो, बार बार सुनते हो परमिटिविटी। डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है परमिटिविटी, क्या होती है? अब देखो, हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, ठीक है ना, मान लो क्यू चार्ज है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे यही था बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या था, 1 सेकेंड, यहाँ पे ई, अगर मैं इस के के बारे में बात करूं तो यहाँ पे के क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यही तो था जिसको हम परमिटिविटी बोल रहे हैं इतनी देर से, यही तो है एप्सिलॉन। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब सर अगर आपका परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अगर आपका परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये क्या मतलब हुआ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो कैसा आ रहा है सर, कुछ ऐसा मिल रहा है कि E ऑफ नेट इक्वल्स टू E ऑफ एक्सटर्नल माइनस E ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर एप्सिलॉन ज्यादा है, अगर परमिटिविटी ज्यादा है, तो मेरा रिजल्टेंट जो मिल रहा है वो मुझे कम में मिल रहा है। अब मान लो आपने एक फिक्स एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, अब दो मटेरियल के ऊपर अप्लाई कर रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पहला वाला और एक दूसरा वाला। अब किसके ऊपर ज्यादा मिलेगा और किसके ऊपर कम मिलेगा, तो आपको यह बात पता है कि जिसका परमिटिविटी ज्यादा होगी उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर मुझे कम मिलेगा। अब इसकी वैल्यू कम कहां मिलेगी, जिसके लिए परमिटिविटी ज्यादा होगी। अब इसकी वैल्यू कम कैसे हो सकती है, ये तो आपने फिक्स लगा दिया मान लो, तो सर इसमें से जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा ना, उतना ज्यादा कम वैल्यू मिलेगा इसका। सही है, मतलब परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा डेवलप होना, बाहर नहीं अंदर की बात कर रहा हूं मैं, मतलब उसका पोलराइजेशन ज्यादा होना। ये आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि परमिटिविटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि उसका पोलराइजेशन ज्यादा होना, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से आता है E ऑफ D, और E ऑफ D ही जो होता है वो क्या करता है, इसका अपोजिशन करता है। बेटा क्या करता है, अपोजिशन करता है। समझ में आया? मतलब अगर किसी मटेरियल की परमिटिविटी हाई है, अगर किसी मटेरियल की परमिटिविटी हाई है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये होता है कि वो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही ज्यादा तरीके से अपोजिशन करेगा। या वो ये बोल सकते हो कि अगर परमिटिविटी हाई है तो वो अपने अंदर उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करवाएगा। दैट इज योर परमिटिविटी। क्लियर है? मतलब परमिटिविटी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिशन कर रही है। क्या कर रही है? अपोजिशन कर रही है। और जो अपोजिशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अरे भाई करंट के फ्लो में चार्ज कैरियर के अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, बाधा। रेजिस्टेंस का हिंदी वर्ड क्या होता है? बाधा, जो बाधा प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है कौन? ड्यू टू परमिटिविटी। क्लियर है ना? सही है। तो परमिटिविटी क्या है? ओके,
इसमें लिखना, तो परमिटिविटी इट्स डिफाइन द रेजिस्टेंस दैट प्रोवाइड by a material when an external electric field is applied। ठीक है, कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि कितना उसका क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। क्या करेगा, अपोजिशन करेगा। दैट इज रिप्रेजेंट योर परमिटिविटी ऑफ द सिस्टम। क्लियर है। एंड रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव टू द एयर, कि एयर के कंपैरिजन में कितना आ रहा है। देखो डाइपोल को आपको समझ में आया होगा, डाइपोल मोमेंट का पता चला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चला होगा, पोलराइजेशन का पता चला होगा, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी का पता चला होगा, परमिटिविटी का पता चला होगा, ठीक है ना। आई थिंक ये सारे के सारे वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। परफेक्ट है। एक बात को और ध्यान से समझ लेना, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। देखो जैसा कि एक वर्ड और आप लोगों ने सुना होगा, फ्लक्स के बारे में आप लोग सब जानते हो। अरे भाई फ्लक्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब देखो फ्लक्स के बारे में हम लोग जानते हैं, तो डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी, ओके, डेंसिटी करते हैं। जैसे मान लो क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डिफाइन करनी हो तो एरिया से डिवाइड कर दो। जैसे लीनियर डेंसिटी थी तो लाइन से डिवाइड किया था, सरफेस वाली थी तो एरिया से किया था, वॉल्यूम वाली थी तो वॉल्यूम से डिवाइड किया था ना, बिल्कुल। तो इसी तरीके से होता है आपका फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। आगे मैं यूज में लूंगा अगली क्लास में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा बता के जा रहा हूं। फ्लक्स डेंसिटी डिफाइन करते हैं डी से, और ये भी इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट टू एप्सिलॉन नॉट ई। व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अप्लाइड देन द फ्लक्स डेंसिटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई के बराबर होता है। आप बोलोगे सर पोलराइजेशन को भी आपने एप्सिलॉन नॉट ई रखा था और इसको भी आप एप्सिलॉन नॉट ई रख रहे हो, ठीक है। ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। वहां पे ससेप्टिबिलिटी भी थी साथ में। और ये फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो एक्चुअल में होता है आपका कि Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाई ओके एरिया, ठीक है, दैट इज योर फ्लक्स डेंसिटी। कि कितने चार्ज को वो अपने अंदर समेटे हुए। आप जानते हो कि गाउस लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने वहां पे देखा ही रहा है कि आपका फ्लक्स जो होता है वो हमेशा चार्ज के एनक्लोज्ड वाले बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड दैट इज डिफाइंड योर फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज योर डी, ओके, या चार्ज डेंसिटी भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। इट्स योर चार्ज डेंसिटी, दैट इज योर एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी बोलो आप इसको, ठीक है ना, चार्ज अपॉन ए है, आप इसको चार्ज बोलो, ठीक है, फ्लक्स में कंफ्यूज आप। इट्स योर चार्ज डेंसिटी, कि चार्ज का डिवाइड बाई एरिया, दैट इज योर चार्ज डेंसिटी। अरे यार आप लोग मैग्नेटिक डेंसिटी नहीं बोलते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी क्या लिखते हो, म्यू एच लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये होती है इंटेंसिटी, ये होती है डेंसिटी, और बीच में रिलेशन डिफाइन करता है वो कौन होता है, परमेबिलिटी। तो यहां भी तो यही बोल रहा हूं, ये इंटेंसिटी है, ये डेंसिटी है, और बीच में जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो कौन है, परमिटिविटी। परफेक्ट है, ये ओवरऑल रिलेशन होता है, तो इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो आगे कल की क्लास में मैं इसको यूज करने वाला हूं। कल हम पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बाउंड्री कंडीशंस के बारे में कल हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, कि जब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल ये है, दूसरा ये है, दोनों को आजू बाजू में रख दिया ऐसे चिपका के, मान लो डस्टर और ये पेन को मैंने चिपका के रख दिया, तो ये बीच में जो बाउंड्री बनाएंगे ना, यहाँ बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का बिहेवियर कैसा होगा, कल इसको हम रिलेटेड जानेंगे। आज की क्लास में मजा आया होगा, काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होगी। कल हम बाउंड्री कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम हमारा कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।